इस वीडियो में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे जो 2002 में पूछा गया है। इसमें व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इनका जन्म पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगिरह के निकट पावापुरी में मल्लराज सृष्टिपाल के महल में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ज्ञातव्य है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ यानी गायत्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में गया यानी बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में 8वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ और महात्मा बुद्ध कहलाए। यहीं पर वो महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ज्ञातव्य है कि बोध गया बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए मक्का कहलाता है। महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया को वर्ष 2002 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कन्नब वंश ने राज किया है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। शुंग वंश के बाद कन्नब वंश ने शासन किया था। ज्ञातव्य है कि कन्नब वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। कन्नब वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ, जिसकी हत्या कर सिमुग ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में 247 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र यानी तत्कालीन मगध की राजधानी में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। इस संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी राजनीतिक नीतियों की पहलू पर प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र मौर्यकालीन महत्वपूर्ण कृति है। इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के गुरु थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान कनिष्क यानी कुषाण वंश के शासनकाल में मिला। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इसी के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। अशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके समय में ही बौद्ध धर्म का विदेशों से संपर्क हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आम्रकारदव नाम के बौद्ध धर्म अनुयायी को ऊंचे पद पर नियुक्त किया था। हर्ष बौद्ध धर्म के महायान शाखा का समर्थक था। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कालिदास ने लिखा था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबारी कवि कालिदास ने लिखी थी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हर्षचरित बाणभट्ट की तथा पृथ्वीराज रासो चंद्रोदय की रचना है। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देखते हैं। तुर्क आक्रांता तैमूर ने 1398 में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का शासक के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया। खिज्र खां ने वर्ष 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे?
तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक गुलाम यानी 1,80,000 थे। फिरोज तुगलक ने दीवान ए बंदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला था। ज्ञातव्य है कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मांध एवं असहिष्णु शासक मानते हैं, परंतु उसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों को बसाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो इसका आंसर बी यानी फर्रुखसियर ने दिया था। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक शाही फरमान दिया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका आंसर सी हुआ, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कुठी खोली। 1505 में फ्रांसिस्को डी द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मीडा 1509 तक भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क यानी 1509 में वायसराय बनकर आया। इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसको गुरु राम सिंह ने संगठित किया था, कूका आंदोलन को। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल ने की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कुकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1863 तथा 1872 में अंग्रेजों ने कुकाओं को कुचलने की सैनिक कार्यवाहियां की तथा इसके प्रमुख नेता राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। रंगून पहुंचकर राम सिंह कूका ने इस आंदोलन को संगठित किया था। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार प्रांत से किए थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। जगदीशपुर के राजपूत सरदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया था। ज्ञातव्य है कि वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा अपनी जमींदारी से वंचित किए जाने से असंतुष्ट थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसको गालिब ने देखा था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में योगदान के लिए इकबाल सम्मान यानी प्रतिवर्ष देती है। बंग ए दर्रा तथा बाल ए जिब्रील, असरार ए खुदी, जावेद नामा इकबाल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये उर्दू व फारसी के विद्वान थे। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपनी आंखों से देखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो ये 1895 में खड़ा किया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर लिया।
जिससे बिरसा नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन शीघ्र ही खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसे उल गुलान यानी महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ नामक संस्था खोली। इसके द्वारा उन्होंने वैज्ञानिक आंदोलन का प्रचार किया और 1918 में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। उन्होंने बंगाली नामक एक समाचार पत्र भी निकाला। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था मुर्शिदाबाद का उपदीवान। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था, तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग हो जाएंगे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील आयोग यानी 1859 में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे यानी कोलकाता अधिवेशन 1886 ईस्वी में अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता नौरोजी ने की, पहली बार कांग्रेस के मंच से औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इस प्रश्न पे मतभेद है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ज्ञातव्य है कि इस विभाजन की घोषणा लॉर्ड कार्जन ने जुलाई 1905 में दो प्रांतों यानी पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित और पूर्वी बंगाल यानी असम सहित के रूप में की गई थी। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो ये बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता था नरम दलीय के तौर पर, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। नरम दलीय नेता दादा भाई नौरोजी, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, ये गरम दलीय नेता थे। इन तीनों का दृढ़ विश्वास था कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो, परंतु वह स्वशासन का कभी भी स्थान नहीं ले सकता है। नरम दलीय नेताओं का विश्वास था कि कांग्रेस को भारतीय प्रशासन में धीरे धीरे सुधारों के लिए संवैधानिक आंदोलन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? तो ये उधम सिंह ने इसको गोली मार करके हत्या कर दिया था जनरल डायर को। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 13 मार्च 1940 को लंदन में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। माइकल ओ डायर वर्ष 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो इसका नेतृत्व इनमें से किसी ने भी नहीं की थी, यानी इसका हम व्याख्या देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पास किया गया था तथा 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया तथा जनता ने स्वयं अपना नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो ये इसका मंत्र महात्मा गांधी ने दिया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, जिसे कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी वर्धा बैठक यानी 14 जुलाई 1942 में स्वीकृति दे दी, जो 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने एक मंत्र दिया जो था करो या मरो यानी डू और डाई। या तो हम भारत को आजाद करेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। अगला प्रश्न है,
आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में क्रांतिकारी मोहन सिंह ने सिंगापुर में किया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे और वहां उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार बनाई। बर्मा विजय के बाद अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमे चलाए। बोस भारत की आजादी के लिए सरकार की इंग्लैंड के शत्रुओं से मदद लेना चाहते थे। इसी क्रम में वे जर्मनी सरकार की सहायता से जापान पहुंचे और वहां आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाल लिया। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दे दी गई? तो इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लाहौर में 23 मार्च 1931 को सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो ये अरविंद घोष जो गर्म दल से संबंधित थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। इन्होंने वंदे मातरम पत्र का संपादन किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योग और सावित्री, इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई। इसका पूरा नाम होता है सर पेंथिक लॉरेंस। इसकी व्याख्या देखते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्यों में स्टेफोर्ड क्रिप्स यानी नौसेना मंत्री थे तथा एवी अलेक्जेंडर जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो, सिंगापुर से तुम मुझे खून दो और हम तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो इनको पटना लाया गया था। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने के उपरांत योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला पटना लाए गए और उन्हें बॉक्सर जेल भेज दिया गया। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इस प्रश्न पे मतभेद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लक्षद्वीप भारत के पश्चिमी तट से 200 से 300 किलोमीटर दूर स्थित है। इनका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप परवालों से निर्मित है। यहाँ 36 द्वीप स्थित है जिनमें आबादी वाले द्वीपों की संख्या 10 है। इन द्वीपों पर नारियल अधिक उगते हैं। इन द्वीपों को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में बैरन तथा नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है। तो ये 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है, यानी ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अतः भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। यह देश के 5 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। असम राज्य को पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश अर्थात 7 राज्यों की सीमा छूती है तथा 2 देश भूटान और बांग्लादेश की सीमा भी असम राज्य से मिलती है। अगला प्रश्न है, मैथान
बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बराकर नदी पे बनाए गए हैं। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बराकर नदी पर तथा पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी पर तेनू घाट बांध यानी बोकारो में स्थित है। बोकारो नदी पर बोकारो यानी गारगा बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या देखते हैं। गेहूं उपोष्ण कटिबंधीय उपज है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ का गेहूं उत्पादक क्षेत्र गंगा यमुना दयाब है। पंजाब राज्य में गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सभी राज्यों से अधिक है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये गंडक नदी से पानी आता है। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया है, जहां से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो ये 20.7% है। प्रश्नकाल के समय वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.7% था। इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। यानी भारत का कुल वनावरण क्षेत्र 21.71% है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है जो वर्ष 1948 में सतलज नदी पर बनाया गया था। भाखड़ा बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 225.25 मीटर है। नांगल बांध इसके नीचे सतलज नदी पर ही निर्मित है। यहाँ पर गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये सिंहभूम जिला है। कौन सा जिला है? सिंहभूम। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। झारखंड राज्य के दक्षिण पूर्व में सिंहभूम जिला मुख्य लौह अयस्क यानी हेमाटाइट उत्पादक है। पलामू जिले के डाल्टनगंज क्षेत्र में मैग्नेटाइट धातु प्राप्त होती है। हजारीबाग, धनबाद जिले में भी मैग्नेटाइट लोहा प्राप्त होता है। हेमाटाइट अयस्क को लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? यानी कौन सा उद्योग मुरी में स्थापित है? तो ये एल्युमिनियम उद्योग हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मुरी और लोहरदगा में बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम उद्योग है। भारत में यह उद्योग जेके नगर पश्चिम बंगाल, जेके एलुपुलम केरल, हीराकुंड उड़ीसा, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। भारत में उच्च कोटि का बॉक्साइट पलाम तथा लोहरदगा झारखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो इस प्रश्न पे मतभेद है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2021 तक देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, जिनकी कुल लंबाई 14,995 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 ईस्ट वेस्ट है, जो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327B है, जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इस प्रश्न पर मतभेद है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है तथा इस दौरान वह अपनी परिधि यानी लगभग 40,000 किलोमीटर के बराबर दूरी तय करती है। अतः परिभ्रमण करते हुए 1 मिनट में पृथ्वी द्वारा चली गई दूरी 27.7 किलोमीटर प्रति मिनट है। आगे है, अतः पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब 27.7 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है। नवीन मोरदार या वलित पर्वतों की उत्पत्ति संपीड़न की शक्ति द्वारा हुई है। वलित पर्वत के उदाहरण हैं हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह,
रॉकीज और एटलस आदि। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? तो ये रांची के पास है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू रांची यानी झारखंड के निकट स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट है। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये कनाडा है। इसके हम व्याख्या देखते हैं। वर्ल्ड इंटीग्रल ट्रेड सॉल्यूशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कनाडा मुलायम लकड़ी एवं लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। इसके बाद स्वीडन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लकड़ी के लुगदी का उत्पादक एवं निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो ये मूंगफली है। कौन सी है? मूंगफली। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह ब्राजील का मूल पौधा है। यह खरीफ की फसल है। भारत विश्व का दूसरा प्रमुख मूंगफली उत्पादक देश है। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कॉन्गो नदी घाटी में पाई जाती है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। विषुवतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले नाटे कद के बौने लोगों को पिग्मी के नाम से जाना जाता है। कॉन्गो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वर्तमान में अभी दूसरा राज्य इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जन घनत्व पश्चिम बंगाल यानी 924 थी, किंतु नवीनतम जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य अपना बिहार है, जिसकी जनघनत्व 1106 है, जबकि पश्चिम बंगाल में 1028 है, केरल 860, उत्तर प्रदेश में 829। राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों को लेकर दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो ये संविधान सर्वोच्च हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। अगर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित व महत्व प्रदान करना एक मूल कर्तव्य है। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 को अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उनके संरक्षक यानी माता पिता द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यह राज्यपाल होता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 154 यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो ये बिहार से ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से थे। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अभी तक डॉक्टर राजेंद्र बाबू ही 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये 25 वर्ष है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा तथा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डाइस के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें कार्यपालिका के सदस्य संसद विधान पालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। अनुच्छेद 75(3) के उपबंधों के अनुसार कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के अविलंबनीय महत्व के किसी मामले को उठाया जाता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसका समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है। शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 245। इसके हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार क्षेत्र का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 245 के 2 के तहत में यह व्यवस्था दी गई है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रीय परिवर्तन होगा। संसदीय विधि को राज्य द्वारा बनाई गई विधि पर प्राथमिकता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता देता है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल सलाह देता है। ज्ञातव्य है कि एडवोकेट जनरल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष का प्रकार है? तो बी, स्वत्वाधिकार मुकदमा यानी इसको बोलते हैं टाइटल सूट। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमा है। इस मुकदमे में विविध पक्ष राम जन्मभूमि पर अपने अपने अधिकार का दावा किए थे। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये चुनाव आयोग का है। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग देता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 8 यानी नवीनतम नेशनल पीपुल्स पार्टी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? तो यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नए पंचायती राज अधिनियम को लागू कर एक शक्तिशाली स्थानीय स्वशासी सरकार की स्थापना की गई तथा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली आती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद। यद्यपि पश्चिम बंगाल में यह 4 स्तरीय है, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत
आंचलिक पंचायत तथा जिला परिषद। ज्ञातव्य है कि कई राज्यों में 2 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं। 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को 2 द्विस्तरीय पंचायत समिति के गठन से छूट दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं एम.एन. वेंकटचलैया, यानी एम.एन. वेंकटचलैया। इसकी व्याख्या देखते हैं। संविधान समीक्षा आयोग का गठन 22 फरवरी 2000 को वेंकटचलैया की अध्यक्षता में हुआ था। इसने मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 में प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला था 1998 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को दिया गया था। ज्ञातव्य है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। वर्ष 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नार्ड, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्हें नोबेल पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो ये तृतीय क्षेत्र का विकास हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1991 की आर्थिक नीति, जिसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, के लागू होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जीवीए में तृतीय क्षेत्र का योगदान 53% है। अगला प्रश्न है, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। इसका मुख्य उद्देश्य है आईआरडीपी का। इसकी व्याख्या देखते हैं। आईआरडीपी इसका फुल फॉर्म होता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। व्यवस्थित रूप से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980 में प्रारंभ हुआ, जिनका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता यानी रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या होता है? तो ये आर्थिक असमानताएं इसका अर्थ होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों अथवा विभिन्न देशों की तुलनात्मक आय का प्रदर्शन सापेक्ष निर्धनता कहलाती है। यह आर्थिक असमानता को प्रकट करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी क्या? तो ये 1997 से 2002 के बीच की अवधि थी भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की। इसकी व्याख्या देखते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 थी। इस योजना काल में 6.5% प्रति वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में निर्धनता निवारण एवं उत्पादक रोजगार सृजन हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास, मूल्य स्थिरता के साथ विकास दर की प्राप्ति आदि शामिल है। इस योजना में 54% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हुई। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के गठन के पश्चात पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई थी। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से। इसकी व्याख्या देखते हैं। देश में एक वर्ष में उत्पादन के साधनों द्वारा अर्जित कुल आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुएं ही शामिल की जाती है, अंतर्वर्ती वस्तुएं नहीं।
यदि राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। अतः प्रति व्यक्ति आय वह औसत आय है जो व्यक्ति के एक वर्ष में प्राप्त करता है। स्थिर कीमतों पर देश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 में 93,973 रही है, जो वर्ष 2019-20 में 94,566 से कम रही। वर्तमान कीमतों पर देश की प्रति व्यक्ति आय 1,50,326 रही है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ के द्वारा एकत्रित किया जाता है। सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ द्वारा एकत्रित किया जाता है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा 65%। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। प्रश्न काल के दौरान भारत में कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति का लगभग 65% भाग प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। नवीन आंकड़ों के अनुसार लगभग 54% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देश के जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 18.8% है। निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? तो ये हो जाएगा सी आंसर, बिक्री कर एवं उत्पादन शुल्क। ये दोनों क्या है? तो परोक्ष कर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। परोक्ष कर इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कराधान एवं कर भार एक ही व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, अर्थात जिस पर लगाया जाता है उसी को देना पड़ता है, जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कराधान एवं कर भार अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, जैसे बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि। वर्तमान में बिक्री कर के साथ अन्य करों जैसे सेवा कर आदि को मिलाकर जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था कब? तो ये जुलाई 1991 में किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। अवमूल्यन से तात्पर्य देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को विदेशी मुद्रा के रूप में जानबूझकर कम करने से है। अवमूल्यन से विदेशी बाजारों में निर्यात सस्ता हो जाता है और घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। इस प्रकार इससे निर्यात अधिक एवं आयात कम हो जाते हैं। भारत में रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहली बार सितंबर 1949 ईस्वी में भारतीय रुपये में 30.5% का अवमूल्यन किया गया था। दूसरी बार 6 जून 1966 को भारतीय रुपये का 36.5% अवमूल्यन कर दिया गया। तीसरी बार एवं अंतिम बार रुपये का अवमूल्यन जुलाई 1991 में रुपये के बाह्य मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। अगला प्रश्न है, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बैंकों द्वारा लाए गए क्रेडिट कार्ड भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। इस कार्ड का धारक सूचीबद्ध वाणिज्यिक संस्थानों से वस्तुएं एवं सेवाएं उधार ले सकता है। भारत में यह योजना सबसे पहले डाइनर्स क्लब ने प्रारंभ की थी। अगस्त 1980 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है? तो यूएसए है। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान भारत का सबसे बड़ा साझेदार यूएसए था। वर्ष 2022 में चीन को पीछे छोड़कर यूएसए पुनः भारत का सबसे बड़ा साझेदार बन गया। वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त होती है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। बल और
त्वरण सदिश राशि है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान बराबर होता है संवेग बटे वेग। अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल है द्रव्यमान गुने त्वरण। नहीं, बल जो गुणनफल है ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। बल यानी फोर्स बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण यानी F बराबर ma। अतः बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। बल का मात्रक न्यूटन यानी kg प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ये आयतन हो जाएगा, आयतन सदिश नहीं है। विस्थापन भी सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। सदिश राशि में दिशा एवं परिमाण दोनों ही होते हैं। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग आदि सदिश राशि हैं तथा चाल, मात्रा, तापमान, आयतन आदि अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर के बराबर होता है तथा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका सही सूत्र हो जाएगा A बराबर V माइनस U बाय T, या इसका V बराबर U प्लस AT भी फॉर्मूला होता है, यानी A बराबर V माइनस U बाय T। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त यानी सक्सेसिव ट्रॉ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य में दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अल्फा किरण धनावेशित, बीटा किरण ऋणावेशित एवं गामा किरण अनावेशित होती है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो उसका द्रव्यमान संख्या 4 होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी तत्व की नाभिक में स्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे A से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या यानी A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी A बराबर हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। अगला है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की। वाष्प इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। टेलीस्कोप को ही दूरबीन कहा जाता है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये राइटर्स ब्रदर्स ने किया था। वायुयान की खोज विल्बर और ऑरविल राइट यानी राइट ब्रदर्स ने की। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन भाप इंजन का आविष्कार किया। सुरक्षा दीप यानी सेफ्टी लैंप की खोज हेम्फ्री डेवी ने की। बेरियम, पोटेशियम, कैल्शियम की खोज वॉन ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धातु तत्वों के लिए होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा यानी 2882। इसकी व्याख्या देखते हैं। सामान्यतः धातुओं के बाह्य कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अधातुओं के बाह्य कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनिक समरूपण 28821 धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो ये हो जाएगा बेसिक और एसिडिक, जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। इसकी व्याख्या देखते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। बेसिक यानी क्षार वे पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कास्टिक सोडा प्रमुख क्षार है। अम्ल एसिड वे पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है। यह खट्टे फलों, नींबू, इमली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा यानी XH4 हो जाएगा। X का हाइड्रोजन के साथ यौगिक निम्न प्रकार से बनेगा। X के साथ 4 हाइड्रोजन इस प्रकार होगा और इसका पूरा सूत्र हो जाएगा XH4।
सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल। इसकी व्याख्या देखते हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन व अज्वलनशील गैस है। अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कशेरुक तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार है जो मध्य में स्थित होता है। यह सिर को सहारा देता है। इसमें छोटी छोटी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से कशेरुक कहते हैं। एक कशेरुक दूसरे कशेरुक पर इस प्रकार स्थित होता है कि इसके भीतर एक नली बन जाती है जिसे कशेरुक नली कहा जाता है। मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड इस नली में स्थिर होता है। शरीर में स्थित कपालीय यानी क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है जिनकी संख्या कुल 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? तो ये कशेरुक रज्जु में होता है यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तंत्रिका तंत्र एक जटिल प्राणी है जिसके अंतर्गत तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क, मेरुरज्जु स्थित होता है। मस्तिष्क के अगले भाग को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। प्रमस्तिष्क सभी संवेदनाओं, ऐच्छिक क्रियाओं और बुद्धि विवेक आदि का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क के पिछले भाग को अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यह मांसपेशी तंत्र और शरीर के संतुलन का भी नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा नहीं बल्कि मेरुरज्जु द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये TSH हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन को TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रिपिन कहा जाता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहां पर होती है? तो ये अंडवाहिनी में होती है जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचित अंड यानी जायगोट गर्भाशय की श्लेष्मा यानी म्यूकस इंडोमेट्रियम में जाकर स्थापित हो जाता है एवं शिशु का निर्माण करता है। स्त्री में गर्भावस्था लगभग 266 से 270 दिनों की होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न में मतभेद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट यानी 2021-22 के अनुसार बिहार जनपद में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 54 है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,940 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 8.04% है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या यानी इतना है, यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.0% है। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। जमशेदपुर यानी झारखंड स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख औद्योगिक नगर है। जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को 1907 में स्थापित किया गया। यह निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। टिस्को को जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा एवं खाखरी नदी से कोयला झरिया से प्राप्त होता है जबकि लौह अयस्क की प्राप्ति उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन यानी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बोध गया हो जाएगा। बिहार में गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य यानी बोध गया में है जहां बाघ, सांभर, चीतल, नीलगाय, बनेला सुअर, गिद्ध, बाज, मोर, लाल जंगली फाउल आदि संबंधित जीव हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? यानी निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के
कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे, तो ये हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल यानी राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1956 के द्वारा पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। अगला प्रश्न है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो ये 57 है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नकाल के समय पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 थी। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 75 हो गई है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय LM सिंघवी थे, नहीं ML मजुमदार थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान ML मजुमदार बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। यह एक स्वतंत्र निकाय है। वर्तमान में 2021 में बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद, अभी भी वर्तमान में कोई और होंगे, उसको देख लीजिएगा। बिहार पर बकाया ऋण है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 67,653 करोड़। इसको स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो ये हो जाएगा इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। अगला प्रश्न है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। 1931 ईस्वी में महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की, जो पटना से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो इसको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। 13 सितंबर 1942 को जगत नारायण लाल को गिरफ्तार कर बांकीपुर यानी पटना जेल में भेजा गया। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये अमहारा गांव से थे। रामचंद्र शर्मा अमहारा पटना के निवासी थे। ये बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला प्रश्न है, श्री नारायण सिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये समाजवादी थे। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव भी समाजवादी थे। राष्ट्रवादियों में तिलक, गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी आदि प्रमुख थे। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रवादी थे। साम्यवादियों में मार्क्स, लेनिन प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हाल ही में बिहार को कौन सा नया राज्य बना है? बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो झारखंड बना था, 2002 की बात है। बिहार राज्य से अलग कर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। यह भारत का 28वां राज्य है। राज्य की कुल आबादी देश की कुल जनसंख्या का 2.62% है। यहाँ देश का लगभग 40% खनिज पाया जाता है। देश के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। धान की उपज के लिए यह प्रसिद्ध है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस यानी समाजवादी पार्टी से थे। कांग्रेस से संबंधित थे गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि। साम्यवादियों में प्रमुख मानवेंद्र नाथ राय तथा किसान सभा से संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू, इंदुलाल याज्ञिक, मदन मोहन मालवीय आदि। अगला प्रश्न है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो ये 37 जिले रह गए थे। अगला प्रश्न है, झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान बिहार में लगभग 37 जिले थे। वर्तमान में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई है। नवीनतम जिला अरवल है, जो जहानाबाद से पृथक कर बनाया गया। लोकसभा में 40 तथा राज्यसभा सीटें 16 है। विधानसभा सीट 243 तथा विधान परिषद सीट 75 है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल खेती योग्य भूमि 10.51 लाख हेक्टेयर है और जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है। अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन है? तो ये हो जाएगा चावल, गेहूं एवं मक्का। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। मुख्य खाद्यान्न फसलें धान, मकई, गेहूं, दलहन है। मुख्य नकदी फसलें गन्ना, तंबाकू, जूट, आलू, प्याज, मिर्च है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सत्य है? तो ये हो जाएगा, यानी बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है।
अगला है, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, परंतु झारखंड राज्य बनने से अब नहीं है। बिहार को उड़ीसा से 1936 में अलग किया गया। बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं छूती, झारखंड बनने के कारण बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये बौद्ध मठ होता है इसका अर्थ। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। बिहार शब्द विहार से बना है। पहले वहां बहुत सारे बौद्ध विहार यानी बौद्ध मठ थे, इसलिए इस राज्य का नाम बिहार पड़ गया। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो ये रांची हो जाएगा। झारखंड राज्य की राजधानी रांची को बनाया गया। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय रांची में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, वक्र x² y²